all, how's my juniors doing? I hope you all are doing super well और बढ़िया से एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अगर कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सिर्फ वन शॉट नहीं मिल रही होंगी, वो सारी ट्रिक्स और टिप्स बताई जा रही होंगी जिससे कि आप एक अच्छी जीपीए स्कोर कर सकते हो। पूरी रोड मैप दी जा रही होंगी एंड टॉपिक की लिस्ट दी जा रही होगी जहाँ से आपका पेपर बन के आता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जा रहा होगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक्स। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो या सब पढ़ के बैठे हो, सिर्फ रिविजन करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है ना, आपको मिल जा रहा होगा मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट, पीवाईक्यूज की लिस्ट, इस वीडियो में यूज हुए हुए नोट्स की लिस्ट और भी बहुत कुछ चीट शीट तक प्रोवाइड करवाई जा रही होंगी। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने नालायक दोस्तों को भी भेज देना कि उनकी भी अच्छी जीपीए आ जा रही हो। सब्सक्राइब कर दोगे तो लाइक जरूर कर देना, बिकॉज वी विल बी कंप्लीटिंग 15,000 सब्सक्राइबर विद योर हेल्प इन दिस दिसंबर एंड साथ में मिलकर केक काट रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो अच्छे नंबर लाइए जिससे कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट इनवाइट कर रहे हो फॉर द मीटअप एंड केक कटिंग ऑफ 15,000 सब्सक्राइबर्स। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। 3, 2, 1 Action. Well. हे गाइस, वेलकम टू FFT। ठीक है, आज हम लोग एक फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे फॉर हमारा यूनिट 1 कंपाइलर डिज़ाइन, और ये कुछ 10-15 मिनट की वीडियो होगी, उससे ज़्यादा हम लंबा नहीं रखेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले आपके क्वेश्चंस में बेसिकली यूनिट 1 से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ना है। सबसे पहले आपका आएगा आपका कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स का डिफरेंस, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस। ठीक है, उसको आपको पढ़ना है, इसके अच्छे खासे आने के चांसेस हैं, तो ये तो करके जाना। ठीक है, फिर आपका आएगा फेजेस ऑफ कंपाइलर जो है उसके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, फेजेस ऑफ कंपाइलर एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ये डायग्राम बना दिया है ऑलरेडी, ये पढ़ के जाना, नहीं पढ़ के जाओगे फिर मतलब उम्मीद ही मत रखो फिर ऑनेस्टली। ठीक है, फिर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल्स हैं। ठीक है, इससे आने के चांसेस हैं, बट सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके लेक्स और YAC टूल जो होते हैं उनसे पूछने के। ठीक है उसके अलावा आपके पास क्या आ सकता है, उसके अलावा आपके पास आ सकता है उसके बाद आपके अलावा आ सकता है लेक्सिकल एनालाइजर। इसके पूरे प्रोसेस आपके बारे में पूछ सकते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर का क्या प्रोसेस एग्जैक्टली है। हाँ, तो उसके अलावा क्या आ सकता है, उसके बाद आपके पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल्स के बारे में वो पूछ सकता है, बट उसमें मेनली चांसेस हैं कि आपके पास यही पूछे, लेक्स और फ्लेक्स क्या होता है यही पूछे आपसे। ठीक है, फिर लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है ये पूछ सकता है। इनपुट बफरिंग मैंने लास्ट के जो 2 पेपर देखे हैं उसमें मतलब एक पेपर में तो एक बार आया था, दूसरे पेपर में 2 बार आया था इनपुट बफरिंग। मतलब एक बार जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसमें आपको करना होता है, और दूसरा क्वेश्चन नंबर जो यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में से किसी एक में आया था। मतलब सोचो इनपुट बफरिंग के 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों मिला के कुछ 8-9 नंबर के होंगे, तो ये मत छोड़ के जाना। ठीक है, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन टू ऑटोमेटा, NFA DFA और DFA मिनिमाइजेशन, ये करके जाना। इजी है यार, बहुत इजी है कंपाइलर डिज़ाइन। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने पूरा कोर्स पढ़ाया है 5 घंटे में, सारा का सारा आपको कंपाइलर डिज़ाइन, तो वो भी आप कर सकते हो। उसको करके जाओगे तो मैं बता रही हूँ वहीं से आएगा पेपर, बाहर से आएगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट 1 में सबसे पहले कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर बेसिक एक हाई लेवल प्रोग्राम ऐसा होता है जो मशीन कोड में कन्वर्ट करके देता है हमें हाई लेवल लैंग्वेज से। ठीक है, इट परफॉर्म स्टैटिक चेकिंग मीनिंग एरर आर डिटेक्टेड एक्सेट्रा। ठीक है, जो कंपाइल हमारे ट्रांसलेटर्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है असेंबलर जो असेंबली कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर जो कोड को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, और तीसरा होता है कंपाइलर जो पूरे कोड को पढ़ता है और मशीन कोड में एग्जीक्यूट करके देता है। कंपाइलर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें समझ में आती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मशीन को समझ में आती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांसलेटर्स जो है वो क्या होते हैं, बेसिकली ट्रांसलेटर्स आर दोज मशीन विच कन्वर्ट हमारे कोड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हमारे ट्रांसलेटर्स। ठीक है, ट्रांसलेटर्स आर ऑल्सो प्रोवाइड टू एरर चेकिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द हार्डवेयर, ये सारे उसके एडवांटेजेस होते हैं। फिर आता है आपका फेजेस ऑफ कंपाइलर, उसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले आपके पास आती है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, वो जाती है लेक्सिकल एनालाइजर के पास। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, उस प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को टोकन्स में कन्वर्ट करता है, और क्या करता है, वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है, कॉमेंट्स को रिमूव करता है। ठीक है, और क्या करता है, और लेक्सिकल एरर्स जो है उसको रिपोर्ट करता है। फिर वो टोकन्स जो होते हैं वो जाते हैं सिंटैक्स एनालाइजर के पास। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, वो हमें पार्स ट्री जनरेट करके देखता है
चेक करता है जितने भी सिंटैक्स एरर्स हैं उसको, ठीक है। फिर ये पार्स ट्री जो होता है ये जाता है सिमेंटिक एरर के पास, सिमेंटिक एनालाइजर के पास। सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, सिमेंटिक एरर्स जो होते हैं उनको चेक करता है, सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री को बना के देता है, वेरीफाई करता है सिमेंटिकली पार्स ट्री को, और फाइनली वो देता है उसको इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो होता है वो इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करता है, फिर फाइनली वो जाता है कोड ऑप्टिमाइजर के पास, हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड कोड आता है, वो ऑप्टिमाइज्ड कोड जाता है टारगेट कोड जनरेटर के पास, और फिर वो हमारा जो टारगेट कोड जो भी लैंग्वेज में हमें चाहिए उसको जनरेट करके देता है, ठीक है। दूसरी दो चीजें और ये क्या है, एरर हैंडलर रिपोर्ट्स लेक्सिकल सिंटैक्स सिमेंटिक एरर ग्रेसफुली, इट शुड डिटेक्ट मैक्सिमम एरर एंड रिकवर व्हेनेवर पॉसिबल, ठीक है। सिंबल टेबल का क्या काम होता है सिंबल टेबल का काम होता है इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफायर्स, ठीक है, नेम, टाइप, स्कोप, मेमोरी लोकेशन, ठीक है, यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फेज, ठीक है। और इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, हैश टेबल से, ठीक है, लिंक लिस्ट से, या फिर आप यूज कर सकते हो बाइनरी सर्च ट्री से, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल। इसमें आपका मेनली पूछा जाएगा लेक्स और फ्लेक्स के बारे में, ठीक है। लेक्स जो होता है लेक्सिकल एनालाइजर को जनरेट करने में हेल्प करता है, फ्लेक्स क्या होता है, पार्सर जनरेट्स पार्सर ड्यूरिंग ग्रामर रूल्स एंड एक्शन, यूजिंग ग्रामर रूल्स एंड एक्शन, पार्सर जनरेट करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब लेक्सिकल एनालाइजर का क्या काम होता है, डीप में पढ़ते हैं, यूनिट 1 में बेसिकली वही है हमारा। उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो रीड करता है इनपुट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है, टोकन्स को फॉर्म करता है, कमेंट्स को रिमूव करता है, ट्रैक्स दी लाइन नंबर, रिपोर्ट्स इलीगल कैरेक्टर एंड कम्युनिकेट्स विद द पार्सर, ठीक है। और क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर वो भी यहीं पे कर लेते हैं, इसी के साथ कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले जितनी भी हमारी जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उसका जो भी क्या कहते हैं वो है उसके जो जितने मतलब जो उसके जितने भी रूल्स हैं उसको यूज करके हम बनाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर वो रेगुलर एक्सप्रेशन जाते हैं एनएफए के पास, एनएफए मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन से बनता है एनएफए, एनएफए से डीएफए, डीएफए से मिनिमाइज डीएफए, फिर वो मिनिमाइज डीएफए को यूज करके और हमारा सोर्स कोड जो है उससे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उठा के उस डीएफए में डाल के हम वैलिड टोकन्स को जनरेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। और यही डीएफए जो होता है हमें हेल्प करता है इलीगल कैरेक्टर्स को अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग्स, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग्स और इनवैलिड नंबर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इनपुट बफरिंग क्या होती है, इनपुट बफरिंग के भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, दोनों पिछले सालों में आए हैं तो करके जाना, ठीक है। टू अवॉइड स्लो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट कंपाइलर यूजेस इनपुट बफरिंग, ठीक है। उसमें बेसिकली दो बेसिकली होता है, एक होता है सिंगल बफर स्कीम, दूसरा टू बफर स्कीम, ठीक है। टू बफर स्कीम में क्या होता है, ऐसे दो एरे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उसको यूज करता है हमारा लेक्सिकल एनालाइजर, एक में जहाँ पे वो रीड कर रहा होता है, दूसरा जो बाकी कोडों से रीड करना है वो, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ से खत्म कर लेगा और इधर आ जाएगा लेक्सिकल एनालाइजर, फिर ये जो दूसरी वाले एरे होते हैं इसमें फिर आगे ये इन्फॉर्मेशन भर जाती है, हाँ, ठीक है। और फिर आपका आ जाता है फाइनली रेगुलर एक्सप्रेशन टू ऑटोमेटा, ये तो करके ही जाना यार, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एनएफए से डीएफए कन्वर्जन आपके पास आ सकता है कि एनएफए से डीएफए कन्वर्जन करना है आपको, जिसमें आपको करना है स्टेप्स लिखने हैं तो वो लिख के आना। फिर आपका मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए आ सकता है। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो जितनी भी हमारी अनरीचेबल स्टेट होती है, स्टार्टिंग स्टेट से हम वहाँ नहीं पहुँच पाते उसको हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टेट्स ऐसे करते हैं, जो भी फाइनल स्टेट होती हैं फाइनल स्टेट्स को एक साइड पे, फिर नॉन फाइनल स्टेट्स को एक साइड पे, और उसके बाद फिर हम उसको चेक करते जाते हैं और फिर फाइनली हमारे पास मिनिमाइज डीएफए आ जाता है। फिर एनएफए से डीएफए कन्वर्जन कैसे होता है, कुछ नहीं होता, हमें कोई एनएफए गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हम उसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, फिर उस ट्रांजिशन टेबल की जो फर्स्ट लाइन है उसको उठा के यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उसमें उसके बाद जो भी न्यू स्टेट्स हैं, जो भी स्टेट जिनका डेफिनेशन हमने नहीं लिखी है अभी तक, उसको फिर हम नेक्स्ट लाइन में डिफाइन करते जाते हैं, जब तक हमारे पास जितनी भी हमने यहाँ पे स्टेट्स न्यू थी वो हमने डिफाइन नहीं कर ली होती। फाइनली हमारा डीएफए जनरेट हो जाता है। रेगुलर एक्सप्रेशन टू ऑटोमेटा, उसमें क्या करते हैं, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होता है, ठीक है, उससे हमें ऑटोमेटा जनरेट करना होता है। कैसे करते हैं, हमें जैसे गिवन है फॉर एग्जाम्पल ए बी स्टार, ऐसे मुझे अगर गिवन है रेगुलर एक्सप्रेशन तो कैसे करूँगी मैं जनरेट, तो मैं बोलूँगी Q0, लिखूंगी Q1 और ये हमारा फाइनल, यहाँ पे मैं लिखूंगी ए बी। अब जहाँ पे भी हमारा ए बी स्टार, जहाँ पे भी हमारा ये ऐसे कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं है, दो इसके कैरेक्टर्स के बीच में, इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में कॉन्कैटिनेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q0, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर यहाँ पे आ जाएगा Q1, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर यहाँ पे आ जाएगा Q2, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा बी स्टार, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा Q1। अब आप बोलोगे मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा बी स्टार, क्योंकि बी स्टार का मतलब क्या है, बी स्टार का मतलब है या तो n नंबर ऑफ बीज या फिर हमारे
हम इसी को फाइनल बना सकते हैं इनफैक्ट, या तो हमारे n नंबर ऑफ बीज या फिर हमारे 0 बीज, ऐसे भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे जब b स्टार आएगा तो आप लगा दोगे लूप, सॉरी b स्टार आ गया तो बस हाँ इतना करना है। तो ये हमारा हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ऐसे करके जाना यार, यूनिट 1 बहुत ईजी है, अच्छे से करके जाना। ऑल द बेस्ट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है, कोर्स खरीद सकते हो। एंड यस, ऑल द बेस्ट। जितना कराया गया है हमारे कोर्स में उससे बाहर से नहीं आएगा। हे गाइस, वेलकम टू F50। आज हम लोग फिर हमारा करेंगे यूनिट 2 हमारे चीट शीट का, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रोल ऑफ पार्सर क्या होता है, ठीक है। पार्सर बेसिकली क्या करता है, टोकन लेता है लेक्सिकल एनालाइजर के साथ, ग्रामर स्ट्रक्चर उसका चेक करता है और पास्ट ट्री जनरेट करता है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। डिटेक्ट सिंटैक्स एरर्स एंड रिकवर्स फ्रॉम इट, इंश्योर्स द स्ट्रक्चर इज वैलिड बिफोर सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। फिर आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बेसिकली 4 टपल्स होते हैं, V, T, P, S, ठीक है। V मतलब वेरिएबल्स, T मतलब टर्मिनल्स, P मतलब प्रोडक्शन रूल्स और S मतलब आपका स्टार्ट सिंबल, ठीक है। फिर आपका आता है सिंटैक्स एनालिसिस वर्सेस लेक्सिकल एनालिसिस। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, ठीक है। PYQs में मैंने देखी नहीं है बट कुछ है नहीं, इसको करके जाओ, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है, लेक्सिकल एनालाइजर का क्या काम होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है और टोकन जनरेट करके देता है। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, वो टोकन्स को लेता है, पार्स ट्री जनरेट करके देता है। लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो फर्स्ट फेज है, सिंटैक्स जो है वो सेकंड फेज है, ठीक है। लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करता है, पार्स ट्री जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करता है या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को यूज करता है, ठीक है। फिर क्या है आपका, फिर आपका जो हमारा लेक्सिकल एनालाइजर है वो बेसिकली उसका आउटपुट टोकन्स होता है, ठीक है, और उसका इनपुट जो होता है वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज होता है। सिंटैक्स एनालाइजर जो है उसका इनपुट टोकन्स होता है, आउटपुट पार्स ट्री होता है, ठीक है। तो बेसिकली बस लंबा लंबा बढ़ा के आना है, कुछ अच्छे से लिख के आना है ज़्यादा, ठीक है। एलिमिनेटिंग एम्बिग्विटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे करोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमें गिवन है, इसकी हमें एम्बिग्विटी हटानी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसकी सबसे कम प्रेसिडेंस है। तो नेचुरली मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, आपकी प्लस की कम होती है, तो हम पहले प्लस को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे E गोज टू E प्लस T, हमने E को रिप्लेस करके T लिखा है यहाँ पे, फिर स्लैश नहीं आएगा, फिर हम T को लिखेंगे T टेंड्स टू T इंटू F, ठीक है। फिर फाइनली F टेंड्स टू ID, ठीक है। ये हमारा हुआ एलिमिनेटिंग आपका एम्बिग्विटी, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं और ये ना मतलब नंबर हाथ में देने वाली बात है। इसमें क्या होता है, हमें गिवन होगा A टेंड्स टू A अल्फा स्लैश B, अगर ऐसे गिवन है तो क्या करो, सबसे पहले जहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन हो रहा है, पहले तो लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है, लेफ्ट रिकर्जन ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पर फिर से वापस ये वाला सिंबल था, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट रिकर्जन। ये बेकार क्यों होता है, क्योंकि इसमें आता है इनफाइनाइट लूप। कैसे आता है, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ A अल्फा हम ना उस पर वर्क करते हैं, इसमें जनरली टॉप डाउन पार्सेस के लिए बकवास होता है ये बहुत, इसमें हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे वर्क करते हैं, ठीक है। अगर मुझे जनरेट करना है अल्फा अल्फा अल्फा, तो मैं जब तक ये वाला A को अच्छे से एकदम टर्मिनेट नहीं कर देती ना, तब तक मैं पढ़ नहीं सकती कि जो अल्फा है वो क्या है, मतलब अल्फा लिखा है उसको मैं पढ़ नहीं सकती, ठीक है। इसकी वजह से इनफाइनाइट लूप बन सकता है, इसकी वजह से हम यूज़ नहीं करते हमारा ये लेफ्ट रिकर्जन हमें नहीं पसंद आता। कैसे हटाता है लेफ्ट रिकर्जन को, A टेंड्स टू A अल्फा स्लैश बीटा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर हम लेते हैं हमारे जहाँ पे रिकर्जन है उसको सर्कल करो, तो इसको हमने सर्कल किया, फिर जहाँ सर्कल नहीं है उसको लिख लो एज इट इज़, तो A टेंड्स टू बीटा और फिर एक नया अल्फ़ाबेट ऐड कर दो, मैं A डैश ऐड कर रही हूँ, फिर मैं लिखूंगी A डैश टेंड्स टू अल्फ़ा A डैश। अब आप बोलोगे कि इसमें तो राइट रिकर्जन हो रहा है, राइट रिकर्जन हमको चलता है, ठीक है। अब आते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग, इसके क्वेश्चन भी देखे हैं मैंने, लेफ्ट फैक्टरिंग, और बहुत आसान है यार ये। इसमें क्या है, A टेंड्स टू अल्फ़ा बीटा 1 स्लैश अल्फ़ा बीटा 2, तो क्या करो, इसमें क्या हो रहा है ना, अब हमारा जो पार्सर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो इधर जाए कि वो इधर जाए, क्योंकि दोनों अल्फा अल्फा है, ठीक है। उसको नहीं पता कि आगे बीटा है, वो सिर्फ एक बारी में एक सिंबल देख सकता है। तो आप क्या करो, A टेंड्स टू अल्फा जो है वो एज इट इज लिख दो, उसकी जगह बाकी फिर लिख दो X, ठीक है, और फिर X को आप टेंड करा दो बीटा 1 बीटा 2, तो वो एम्बिग्विटी खत्म हो गई आपकी, लो, ठीक है। फिर आपका आता है पार्सर जो होते हैं उसके टाइप्स, ठीक है। पार्सर अगर बाई चांस पूछने के चांसेस कम है, पार्सर जो होता है उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है टॉप डाउन, दूसरा होता है बॉटम अप, ठीक है। टॉप डाउन के पार्ट होते हैं रिकर्सिव डिसेंट, मैं बताऊंगी क्या होता है। फिर आपका होता है आपका
प्रिडिक्टिव पार्सिंग, ठीक है। फिर बॉटम अप में क्या क्या होता है, बॉटम अप में आपका होता है, बॉटम अप में क्या होता है, बॉटम अप में आपके SLR वगैरह आ जाते हैं। बॉटम अप में आपके बॉटम अप में तो हाँ, बॉटम अप में आपके आ जाती है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, शिफ्ट रिड्यूस, और आपकी आ जाती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग, ठीक है। और फिर शिफ्ट रिड्यूस में आपका आ जाता है LR पार्सिंग, ठीक है। अब बॉटम अप पार्सिंग में, टॉप डाउन पार्सिंग में क्या होता है, टॉप डाउन पार्सिंग में हम स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करते हैं और फिर नीचे जाते जाते हैं। बॉटम अप में क्या होता है, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं और ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब रिकर्सिव डिसेंट में पार्सिंग में क्या होता है, रिकर्शन हो रहा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास स्ट्रिंग है A टेंड्स टू A स्लैश B और मुझे जनरेट करना है A, तो मैं लूँगी A, फिर मैं जनरेट करूँगी A, ठीक है। फिर मैं बाई चांस अगर B जनरेट कर लेती हूँ तो मेरे पास स्ट्रिंग क्या बनी, AB। तो मतलब अभी जो मुझे स्ट्रिंग चाहिए थी वो तो नहीं बनी, तो मैं इसको हटाऊंगी, फिर मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगी, फिर मैं A की जगह दूसरा लूँगी, फिर मैं लूँगी ऐसे A, फिर मैं यहाँ पे वापस से अगर बाई चांस B डाल देती हूँ तो मेरे पास बनी A, तो मतलब ये भी मेरी स्ट्रिंग नहीं है, तो वापस से मैं बैक ट्रैक करूँगी और फिर मैं वहाँ पे जाऊँगी A, और फिर उसके बाद हमारा बन गया, ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। सॉरी, यहाँ पे आएगा A या फिर A, हाँ, तो ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। तो इसी को हम बोलते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, क्योंकि इसमें नीचे जाते हैं, हमें मिल जाता है तो वापस ऊपर जाते हैं, अगर नहीं मिलता तो वापस ऊपर जाता है, सिमिलर टू बैक ट्रैकिंग। लेकिन इसमें नुकसान क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते, हम करते हैं प्रेडिक्टिव पार्सिंग को यूज़। उसमें क्या होता है, बहुत लंबा है ये, इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट सबके, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे हमारा अपसाइलन आए फर्स्ट में, वहाँ पे हम निकालते हैं फॉलो, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकालते हैं, आई होप सबको पता हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फर्स्ट निकालना है इसमें, ठीक है, इसमें E का फर्स्ट क्या होगा, E का फर्स्ट होगा, E कहाँ पे आ रहा है, जैसे E का इसमें फर्स्ट, हाँ सॉरी, हमें इसमें E का फर्स्ट निकालना है, तो E का फर्स्ट क्या होगा, E का फर्स्ट वो होगा जो हमारे T का फर्स्ट होगा। T का फर्स्ट क्या होगा, T का फर्स्ट होगा F का फर्स्ट क्या है, ID। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉलो लिखूँ, ठीक है, और मैं लिखती हूँ यहाँ पे ETF, तो F का फर्स्ट ID, T का फर्स्ट भी ID और आपका E का फर्स्ट भी ID। अब मुझे फॉलो लिखना है अगर, तो अगर मैं फॉलो लिखती हूँ तो मेरे E का फॉलो क्या होगा, प्लस, और कुछ होगा नहीं। T का फॉलो क्या होगा, T का फॉलो होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और F का फॉलो क्या होगा, F जो है वो T को फॉलो करेगा तो उसका होगा मल्टीप्लाई, हाँ। और इसका और स्टार्टिंग सिंबल का डॉलर भी होता है हमेशा, तो इसका डॉलर भी होगा। और देखो अगर मैं ये वाला रूल ले लूँ, ये वाले रूल में देखूँ अगर मैं, तो ये E को फॉलो करेगा तो इसका प्लस और डॉलर होगा, और इसका क्या होगा, इसका भी प्लस और डॉलर होगा। ये हमारे ऐसे करके फर्स्ट एंड फॉलो निकालते हैं। अब इसमें हमें फॉलो निकालने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबका किसी का भी अपसाइलन नहीं था। हम फॉलो सिर्फ उसके लिए निकालते हैं जिसके लिए, जहाँ पे हमें अपसाइलन आ जाता है फर्स्ट में, इसमें यहाँ पे किसी में आया नहीं तो हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऐसे हमें टेबल बनानी होती है, ठीक है। यहाँ पे सारे टर्मिनल्स लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे नॉन टर्मिनल्स लिखते हैं और फिर फिल कर देते हैं टेबल को। एक बार आपने फिल कर दिया, आपका काम हो गया। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है जहाँ पर जैसे आ गया S1 S2, सॉरी नहीं क्या 1 और 2, एक सेल में 2 बेसिकली वैल्यूज आ गई, तो फिर होगी आपकी प्रॉब्लम, तो वो हो जाएगी आपकी ग्रामर जो है वो आपकी LL1 नहीं है। फिर आपका आता है LR0 में क्या होता है, उसको बोलते हैं बॉटम अप पार्सिंग। उसमें क्या होता है, उसमें हम बनाते हैं स्टेट डायग्राम। अब अगर मुझे गिवन है फॉर एग्जांपल A टेंड्स टू A, फिर है आपका A टेंड्स टू स्मॉल a एंड फिर A टेंड्स टू B। अगर ऐसे गिवन है तो मुझे कैसे बनाना होगा इसका, सबसे पहले मैं लिखूंगी ऑगमेंटेड स्टेप, ये डॉट S, फिर यहाँ इन सब के आगे डॉट लगा दूंगी, ठीक है। और फिर इसका मैं ऐसे बना दूंगी I0, ठीक है। और ऐसे करके मैं इसके बहुत सारे स्टेट्स बनाऊंगी। मैं इसकी ना इमेज लगा देती हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड। तो देखो ऐसे करके हमारे पास स्टेट डायग्राम बनेगा, ठीक है। हमने ऐसे करके स्टेट्स बनाई सबकी और सबको स्टेट को मार्क कर दिया। फिर जब S आया तो हमने S के लिए ऐसे कर दिया, A आया तो ऐसे करके हम इसका पूरा स्टेट डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये चीट शीट वीडियो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। आप कोर्स ले लो या ऑनलाइन कहीं से देख लो, आप समझ जाओगे, बहुत आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। एक बार ये हमने बना लिया, फिर इस स्टेट डायग्राम का यूज़ करके हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। और वो टेबल दिखेगी ऐसी कुछ,
ऐसी कुछ टेबल दिखेगी, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले एक्शन के नीचे हम लिखेंगे, हम एक्शन के नीचे लिखेंगे हमारे टर्मिनल्स विच इज़ ए, बी और डॉलर, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनल्स है उसको हम लिखेंगे गो टू के नीचे, यहाँ पे ए और एस, ठीक है। फिर यहाँ पे हम स्टेट लिख दिए 1 2 3 ऐसे करके, और फाइनली हमने इसको फिल कर दिया। कहीं पर भी कुछ वो नहीं आया क्लैश, तो फिर हमारा इसलिए जो ग्रामर थी ये हमारा LR0 ग्रामर थी, ठीक है। हाँ, और SLR में क्या होता है, SLR में जब हम रिड्यूस कर रहे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखोगे जब आप हमने फिल किया तो देखो यहाँ पे हमारी जो I5 थी, I6 थी और I4 थी, इनमें हमने क्या किया, इसमें हमने, मैंने यहाँ पे आई डोंट नो कितना दिख रहा है ये, पता नहीं पेन को क्या हो गया है, यहाँ पे जैसे लिखा है R3, यहाँ पे लिखा है R3, तो रादर देन सब में लिखने के, LR0 में हम सब में लिखते हैं, SLR में हम सब में नहीं लिखते। SLR में हम क्या करते हैं, SLR में सिर्फ और सिर्फ हम जहाँ पर हमारा फॉलो आता है उस पर्टिकुलर रूल का उसी में लिखते हैं। जैसे ये है R3 किसके लिए लिखा है हमने, ये 4, तो I4 में जाओ, I4 में क्या है, A goes to B, ठीक है। तो A का फॉलो किस पे आ रहा है, A का फॉलो आ रहा है हमारा डॉलर, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ रादर दैन सब में लिखने के हम सिर्फ डॉलर में लिखेंगे, तो हम यहीं पे लिखते हैं R3, ऐसे करके सबका सॉल्व होता है। ये होता है आपका SLR पार्सिंग। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके जाना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये चीट शीट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसको यूज़ करके अच्छे से समझ के जाना सब कुछ। बाय। हे गाइस, वेलकम टू FFT, ठीक है। आज हम लोग करेंगे हमारा चीट शीट फॉर यूनिट 3 इन कंपाइलर डिज़ाइन, ठीक है। सब कुछ यहीं से आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले आपके सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस आर द सिमेंटिक रूल्स अटैच्ड टू द ग्रामर प्रोडक्शंस। ईच ऑफ दीज ग्रामर सिंबल मे हैव एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ठीक है। हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। आपका होता है एक तो आपके सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स कंप्यूटेड फ्रॉम द चिल्ड्रन, और दूसरा होता है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कंप्यूटेड फ्रॉम द पेरेंट और द सिबलिंग। बेसिकली हम पेरेंट या सिबलिंग से उसको इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या होती है, सिमेंटिक रूल्स जो हम अटैच करते हैं हमारी आपकी ग्रामर प्रोडक्शंस को, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आपके सिंटैक्स डायरेक्टेड जो ये है आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ये 2 टाइप के हो सकते हैं SDD एट्रीब्यूट्स। एक होता है S और दूसरा होता है L। S होता है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स होंगे उसको बोलते हैं S एट्रीब्यूट्स। L एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, जिसमें इनहेरिटेड और सिंथेसाइज दोनों होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्शन, बहुत छोटा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा नहीं है ये, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंटैक्स ट्री, इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमें ये गिवन है, इसका हमें सिंटैक्स ट्री बनाना है, तो सबसे पहले जिसका सबसे कम प्रेसिडेंस है वो वाला ऑपरेटर सेलेक्ट करो, दैट इज प्लस। तो हम लिखेंगे A और यहाँ पे इसको तोड़ देंगे, इसमें आ जाएगा B इंटू C। अब यहाँ पे एक ही ऑपरेटर है तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको तोड़ दो, B इंटू C, ऐसे करके आप बनाओगे, ठीक है। फिर आपके सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम्स आ जाती हैं, जिसमें आपको चीज़ें कुछ याद करके जानी है, दैट इज E टेंड्स टू E प्लस T, ठीक है। T टेंड्स टू /T, T टेंड्स टू T इंटू F /F एंड F टेंड्स टू ID। ये याद करके जाना, इससे हेल्प होगी, ठीक है। SDD plus position of semantic actions inside the productions are called syntax directed translation schemes, ठीक है। यही है एग्जैक्टली और कुछ नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टेड स्कीम्स, सबसे पहले क्या होता है, पार्स ट्री बेस्ड, आपको पार्स ट्री को यूज करके आप एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, स्टैक बेस्ड, मेंटेन ओनली एट्रीब्यूट्स ऑन पार्सिंग स्टैक, ठीक है। फिर क्या होता है, यूजिंग पार्सर जनरेटर्स, ठीक है। याक या बिक्सन जो है, जो याक का क्वेश्चन यूनिट 1 में इनफैक्ट आता भी है, इमिडिएट एक्शंस इनटू द ग्रामर। की आइडिया क्या है, की आइडिया ये है कि सिमेंटिक एक्शंस जो है एग्जीक्यूट ओनली व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर प्रोडक्शंस इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। ये आपका है। फिर आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है। इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से हमारा जो पूरा कंपाइलर डिजाइन है वो पोर्टेबल होता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इज अ मशीन इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट, ये पता नहीं आधा कट गया है। इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन इज ए मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब मशीन से इंडिपेंडेंट होता है। काइंड ऑफ इंटरमीडिएट कोड, इट्स अ इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। इसके आप काइंड्स के क्या है, एक तो है पोस्ट फिक्स, ठीक है, और है आपका 3 एड्रेस
हाँ 3 एड्रेस कोड, फिर आपका है आपका ये ट्रिपलेट्स, क्वाड्रपल्स, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आते हैं इसके लिखने के लिए कि 3 एड्रेस कोड क्या होता है बता दो, और उसके साथ आपका आता है कि उसके क्या क्या आपको उसको काइंड्स क्या है उसके। तो सबसे पहले आप लिखोगे आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, ऐसे हमें अगर कोड गिवन है तो उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। फिर आपका आता है 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड में क्या होता है, हमें अगर गिवन है फॉर एग्जांपल ये a इज इक्वल्स टू b इंटू सी, तो एक सेकेंड, हम ये सॉरी ऐसे गिवन है a प्लस बी इंटू सी गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसको ले लूँगी, तो मैं लिखूँगी T1 इज इक्वल्स टू b इंटू सी। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 3 ऑपरेंड्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लूँगी T2 इज इक्वल्स टू a प्लस T1, फिर हमारा T3 हो जाएगा, सॉरी T2 हमारा, T2 के अंदर हमारा फाइनल आउटपुट जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो यही होता है हमारा 3 एड्रेस कोड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपके 3 हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेटर नहीं, ऑपरेंड्स, ठीक है। फिर आपका आता है क्वाड्रपल्स। क्वाड्रपल्स में क्या होता है, बेसिकली हमने जो चीज़ ऊपर की वही सेम चीज़ होती है, उसमें सबसे पहले ऑपरेंड, उसके बाद फिर ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2 और उसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड है मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ वो क्या है b c और यहाँ पे आएगा T1, ठीक है। दूसरे के लिए क्या होगा, दूसरे के लिए होगा प्लस, ठीक है। फर्स्ट क्या है a, दूसरा क्या है T1 और इसमें आ जाएगा T2, बस ये है। फिर क्या होता है, फिर आता है आपके ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स में क्या होता है, ट्रिपलेट्स में कुछ नहीं होता, यही सेम चीज़ जो ऊपर है वही है, बस इसमें यहाँ पे रिजल्ट वाला कॉलम जो होता है हटा दो बस, और कुछ नहीं है, सेम है बिल्कुल। फिर आपका आता है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में क्या होता है, टाइप डिक्लेरेशन जो होती है वो चेक की जाती है, ठीक है। सिमेंटिक एनालिसिस चेक द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम, मतलब क्या चेक करता है, टाइप कंसिस्टेंसी है कि नहीं, डिक्लेरेशन बिफोर यूज है कि नहीं, स्कोप रूल्स जो है वो सही है कि नहीं, मतलब अगर किसी इंट आई अगर हमने फॉर के अंदर डिक्लेयर किया तो वहीं पे हम यूज़ कर रहे हैं, बाहर तो यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। एरो बाउंड एंड डायमेंशंस, फंक्शन कॉल करेक्टनेस, अगर करेक्ट तरीके से मतलब फंक्शन को कॉल किया है कि नहीं, उसका रिटर्न टाइप सही है कि नहीं, उसके पैरामीटर सही है कि नहीं, वो सब, ठीक है। सिंबल टेबल जो होता है वो हेविली यूज़ करते हैं। फिर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, बेस्ड ऑन सिंटैक्स आपका 3 एड्रेस कोड, एग्जैक्टली जो मैंने भी बताया था, ये 3 चीज़ें जो बताई थी मैंने, e टेंड्स टू e प्लस t स्लैश t, फिर ये जो है ये याद करके जाना, ये लिखने को आ सकता है। फिर आता है आपकी टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग क्या होती है, टाइप चेकिंग आपकी 2 टाइप की होती है। पहली होती है स्टैटिक टाइप चेकिंग, आपकी डन बाय द कंपाइलर, दूसरी होती है डायनेमिक टाइप चेकिंग जो रन टाइम पे होती है, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं, इंट प्लस फ्लोट विल बी फ्लोट, ठीक है। बूल प्लस इंट जो होता है वो आपको एरर देगा, लेकिन इन प्लस 4 जो होता है एरर नहीं देगा, इसी को बोलते हैं टाइप चेकिंग। फंक्शंस आर्ग्यूमेंट मस्ट मैच द डिक्लेयर टाइप, जहाँ पे जैसे अगर आपने VS कोड में कभी भी कोड डिक्लेयर किया है तो उसे आप डिक्लेयर नहीं करते तो उसमें एरर आता है, तो यही है वो, ठीक है। फिर एरे इंडेक्स मस्ट बी इंट। इससे आपका खत्म होता है यूनिट 3। होपफुली अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ग्रुप पे बताओ, ठीक है। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ में प्लीज़ अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बाय द कोर्स एंड लर्न फ्रॉम देयर। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू F50। ठीक है, आज हम लोग हमारा स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4। फटाफट हम इसको एक बार ब्रीफ गो थ्रू करेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले सिंबल टेबल क्या होता है। सिंबल टेबल स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफायर यूज्ड इन प्रोग्राम इन देयर एट्रीब्यूट्स। इट इज यूज्ड थ्रू आउट द कंपाइलर। टाइप चेकिंग इसमें होती है फॉर स्कोप मैनेजमेंट, स्टोरेज एलोकेशन, कोड जनरेशन और सिमेंटिक एनालिसिस। इन सारे जगहों पे यूज होता है। सिंबल टेबल स्टोर क्या क्या करता है, नेम, डाटा टाइप, उसका स्कोप, मेमोरी लोकेशन, पैरामीटर इन्फॉर्मेशन, एरे, ठीक है, अगर एरे डायमेंशन क्या है उसकी, वो सब, ठीक है। फंक्शन रिटर्न टाइप्स, अगर फंक्शन है तो उसका रिटर्न टाइप क्या है, स्टोरेज क्लास क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, वो सब उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर जो हम सिंबल टेबल को यूज करके सिंबल टेबल को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं वो क्या क्या होते हैं, लिंक लिस्ट, ट्रीज और आपका हैश टेबल्स, ठीक है। लिंक लिस्ट जो होता है सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, स्लो है, ठीक है, विच इज ON जो होता है इसका लुकअप होता है, एंड सूटेबल फॉर वेरी स्मॉल स्कोप, ठीक है। आपका हैश टेबल्स में क्या होता है, हैश टेबल्स जो होता है दे आर वेरी फास्ट, स्टोर आइडेंटिफाइज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेपरेट चेनिंग फॉर एन ओपन एड्रेसिंग और कोलिजन, ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज्ड। ट्रीज में क्या होता है, ट्रीज जो होता है बहुत फास्ट होते हैं। एन लॉग आपका लॉग एन जो होती है इसकी लुकअप होती है, ठीक है। कीप्स द एंट्री स्टोर्ड, गुड फॉर लैंग्वेजेस विद मेनी सिंबल्स, ठीक है। अब आपका आएगा एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे इसमें एरर कितने टाइप्स के होते हैं। एरर हमारे टाइप्स होते हैं सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर,
और आपका लेक्सिकल एरर, ठीक है। सिंटैक्स एरर, इलीगल कैरेक्टर्स, मिस स्पेल्ड टोकन्स, उनको बोलते हैं हम सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स सॉरी लेक्सिकल एरर। सिंटैक्स एरर में क्या होता है, मिसप्लेस सेमीकोलन, रॉन्ग ग्रामर, ठीक है। सिमेंटिक एरर्स में क्या होता है, टाइप मिसमैच, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। लॉजिकल एरर, डू नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कंपाइलर एट रन टाइम, एरर सीन बाय ईच फेज, ठीक है। एरर जो होता है ईच फेज के थ्रू देखा जाता है। लेक्सिकल एरर के एग्जाम्पल क्या है, ऐसे करके हम कभी भी कोई भी कैरेक्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते, इलीगल सिंबल्स हैं ये, ठीक है। अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग, ठीक है। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, उसके बाद आता है इनवैलिड टोकन्स, अगर बाई चांस मैंने लिख दिया 9 बार तो ये दिस इज ऑल नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो ये गलत है, तो ये आपका लेक्सिकल एरर में आएगा। फिर आता है सिंटैक्स एरर, पैरेंथेसिस मिसमैच अगर हो रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा सेमीकोलन लगा दिए या नहीं लगाया है, रॉन्ग स्टेटमेंट स्ट्रक्चर वो अगर है, जैसे अगर हम लिखते हैं इफ, ठीक है, ARR इक्वल टू लिखने की जगह हम सिर्फ सिंगल इक्वल टू लिख देते हैं, तो वो भी एरर यहीं पे दिखाएगा। फिर आता है आपका सिमेंटिक फेज में एरर, उसमें क्या क्या होता है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, टाइप मिसमैच, ठीक है। मतलब जैसे इंट, ये पता नहीं क्या लिखा है इसमें, अगर जैसे लिखा है मैंने इंट A इज इक्वल्स टू C, तो इसमें मैंने आपके इंट डाटा टाइप में अंदर मैंने कैरेक्टर स्टोर करा दिया, तो दैट इज करेक्ट। स्कोप वायलेशन, ये सब यहाँ पे चेक होता है। फिर आपका आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स क्या है, इंप्रूव द कोड परफॉर्मेंस विदाउट चेंजिंग द प्रोग्राम सिमेंटिक्स, मतलब उसका लॉजिक चेंज करे बिना उसको फास्ट कर देता है। इसके तरीके क्या है, सबसे पहले रिडंडेंट कोड जो है उसको हटाओ, रिमूव डेड कोड, मिनिमाइज द मेमोरी एक्सेस, इंप्रूव द लूप परफॉर्मेंस, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है उनको कम करो। लूप बेसिकली लूप परफॉर्मेंस पे क्या होता है, लूप अनरोलिंग, स्ट्रेंथ रिडक्शन, ये सब आ जाता है, ठीक है। मिनिमाइज द मेमोरी एक्सेस, मतलब अगर कहीं पे बिना कम मेमोरी से काम हो रहा है तो उसको करो, ठीक है। रिमूव डेड कोड, मतलब अगर मैंने लिखा इंट A इज इक्वल्स टू 10, तो अब ये जब यूज नहीं हो रहा है A आगे, तो मैं इसको क्यों लिखूं। फिर आपका आता है व्हाट इज अ बेसिक ब्लॉक। बेसिक ब्लॉक में बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद ओनली वन एंट्री पॉइंट, वन एग्जिट पॉइंट, नो जंप्स इनसाइड, ठीक है। इसमें आप कैसे, इसमें अगर आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो आप कैसे बनाओगे बेसिक ब्लॉक। सबसे पहले आप ढूंढोगे लीडर्स को, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो हमेशा लीडर होती है। टारगेट्स जो होता है, टारगेट्स ऑफ द जंप्स जो होते हैं वो भी लीडर होते हैं, और स्टेटमेंट जो होती है उसकी फॉलोइंग जो स्टेटमेंट होती है वो भी जंप स्टेटमेंट होती है, ठीक है। उसको यूज करके आप लीडर्स बना सकते हो। और एक लीडर जब तक जैसे मैंने अगर बनाए, मेरे पास है यहाँ पे ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये लीडर 1, ये लीडर 2, ये लीडर 3, ऐसे बनाया मैंने, तो मेरा एक ब्लॉक ये बन गया, दूसरा ब्लॉक जो है ये वाला बन गया, तीसरा ब्लॉक ये बन गया, और ये बेसिक ब्लॉक है। एक बार यहाँ पे मैं आ गई तो जब तक ये तीनों इंस्ट्रक्शंस मैं कंप्लीट नहीं करूंगी तब तक मैं बाहर नहीं निकल सकती, यही होता है मेनली, ठीक है। कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या होता है, यही हमने जो बनाया वही होता है कंट्रोल फ्लो ग्राफ। फिर आपका आता है डार्क रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होता है, डायरेक्टेड एक्रेलिक ग्राफ। इसमें क्या करता है, ये कॉमन सब एक्सप्रेशन जो होता है उसको हटाने में हेल्प करता है, डेड कोड को जो होता है रिमूव करने में हेल्प करता है, वैल्यू रीयूज करने में हेल्प करता है, इंस्ट्रक्शन रीऑर्डरिंग में हेल्प करता है। लूप ऑप्टिमाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। लूप ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, लूप इनवेरिएंट कोड मेथड, मतलब कुछ ऐसी कैलकुलेशंस है जो लूप के बाहर भी करोगे तब भी सब कुछ सेम रहेगा, तो लूप के बाहर करो। स्ट्रेंथ रिडक्शन, अगर मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, उसको चीपर वन से रिप्लेस कर दो, प्लस से रिप्लेस कर दो, ठीक है। फिर इंडक्शन ऑफ वेरिएबल एलिमिनेशन, मतलब अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो हमारे यूज में नहीं आ रहा आगे, उसको हटा दो। फिर लूप अनरोलिंग, उसमें क्या है, मैंने लिखा अगर एरे मैं CN करा रही हूँ आई एक बारी में ना, एक लूप में ऐसे करा के, तो मैं रादर देन एक बारी में करा के मैं मल्टीपल एरे करा दूँ। बेसिकली लूप को खोल दो, जैसे हम जनरली क्या करते हैं, जब हम CN कराते हैं तो हम लूप लगाते हैं, ठीक है, ARR लिखते हैं और कर देते हैं। रादर देन ये करने के आप लूप मत चलाओ ना, आप सीधा उसको ऐसे लिख दो, और ये काम हम नहीं करते, हमारा काम कंपाइलर करता है। फाइनली आता है आपका कोड जनरेशन वाला पार्ट। दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ द आपका इसका इंटरमीडिएट आपका कंपाइलेशन का फाइनल पार्ट होता है। इसमें आपको मिल जाता है आपका मशीन कोड, ठीक है। इश्यूज इन डिजाइनिंग ऑफ कोड जनरेशन, इश्यूज क्या है, चूजिंग द इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर एलोकेशन, एड्रेसिंग द मोड्स, ऑर्डरिंग द इवैल्यूएशन, टारगेट मशीन आर्किटेक्चर, मिनिमाइजिंग द इंस्ट्रक्शन काउंट, स्पिलिंग द रजिस्टर एफिशिएंटली, ठीक है। सिंपल टारगेट मशीन मॉडल में क्या क्या होता है आपका, सबसे पहले सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी होती है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लोड और स्टोर किया जाता है आर्किटेक्चर, लोड स्टोर आर्किटेक्चर होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है। फिर आपका आता है सिंपल कोड जनरेशन, सबसे पहले ये छोड़ दो, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर आपका आता है पीपल ऑप्टिमाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा। पीपल ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले जितने भी हमारे बेसिकली कोड है 10, 15, 20 1000 लाइनों का कोड है,
उसमें से पीपल ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, वो ऑप्टिमाइज करता है विंडो बाय विंडो, मतलब एक बारी में वो 3 से लेके 15 इंस्ट्रक्शन तक उठा सकता है, उसको वो उठाता है, उसको वो ऑप्टिमाइज करता है, फिर उसके बाद फिर वो नेक्स्ट सेट पे जाता है, फिर उसको उठाता है, फिर उसको ऑप्टिमाइज करता है, और ऐसे चलता जाता है। इसी को हम बोलते हैं इसका ऑप्टिमाइजेशन। क्या क्या इसमें टेक्निक्स है? एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, मतलब अगर एडिशन अगर 0 से हो रही है तो मत करो, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि अगर मल्टीप्लिकेशन 1 से हो रही है, ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय 1 आए तो सीधा a लिखो। फिर तीसरा क्या है? कांस्टेंट फोल्डिंग, मतलब अगर 2 कांस्टेंट को ऐड कर रहे हो आप कोड के अंदर ही, रादर देन ऐड करने के पहले ही ऐड कर दो, रादर देन कि वो कंपाइल टाइम पे ऐड हो। फिर डेड कोड एलिमिनेशन, रिडंडेंट स्टोर एलिमिनेशन, रिडंडेंट लोड एंड स्टोर एलिमिनेशन, जो बार बार रिडंडेंट कोड है उसको हटाओ। स्ट्रेंथ रिडक्शन, जो पहले हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, इसकी जगह प्लस करो, ठीक है। फिर क्या होता है? कंबाइन एंड जंप, ठीक है, जो भी जितनी भी जंप टू जंप रिमूवल है उसको हटाओ, ठीक है। ये सब होता है आपका पीपल ऑप्टिमाइजेशन में। फाइनली आपका आता है रजिस्टर एलोकेशन एंड असाइनमेंट। एलोकेशन में क्या होता है? रजिस्टर्स आर दी फास्टेस्ट मेमोरी, ऑप्टिमाइज रजिस्टर यूसेज जो होता है उसकी वजह से हम इसको क्या कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आपका आता है ग्राफ कलरिंग, बिल्डिंग इंटरफेस। कलर ग्राफ जो होता है इसको ना छोड़ दो, ये मतलब इतना जो है इससे बेटर ऑप्शन है कि आप कोड ऑप्टिमाइजेशन, पीपल ऑप्टिमाइजेशन जो है पढ़ के जाओ, कोड जनरेशन पढ़ के जाओ, ठीक है, और सिंबल टेबल के बारे में पढ़ के जाओ। ये करके जाओगे, मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर ये 15 नंबर का सब्जेक्ट ये है ना टॉपिक आपका जो है यूनिट 4 जो है 15 नंबर का अगर आता है तो कम से कम 12 नंबर तक आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सिंबल टेबल पढ़ के जाओ, बेसिक ब्लॉक पढ़ के जाओ, ठीक है। और क्या पढ़ के जाना है? और आपको पढ़ के जाना है एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी पढ़ के जाओ, पिछले साल के पेपर में ये आया था, और कोड जनरेशन पढ़ के जाओ। बस दैट्स मोर देन इनफ। ऑल द बेस्ट, सबसे अच्छे से करके जाना, यहीं से आएगा पेपर, बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। बाय बाय।